देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो एनटीए अब तक खुद को फुल प्रूफ बताता रहा, जिस एनटीए ने यह दावा किया कि उसके पास से पेपर लीक नहीं हुआ, दरअसल उसी एनटीए के अंदर लीक निकला। एनटीए ने जिसे एक्सपर्ट बनाया, एनटीए जिसे अपना हवलदार समझती थी, वो हवलदार ही तो चीटर निकली। ये दावा मैं नहीं कर रही हूं, बल्कि ये दावा सीबीआई ने पिछले 10 दिनों में जो जांच की है, जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके आधार पर सामने आया। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट ने केमिस्ट्री का पेपर लीक किया, फिजिक्स के टीचर ने फिजिक्स का पेपर लीक कर दिया और बायोलॉजी के टीचर ने ही बायोलॉजी का पेपर लीक कर दिया। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के 3 पेपर, तीनों के तीनों लीक। दरअसल नीट एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको ले जाती हूं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ्स मेरे मुंह से निकल गया, बायोलॉजी, ये जो 3 पेपर है, कुल 180 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, जिनमें से 45 सवाल फिजिक्स से आते हैं, 45 केमिस्ट्री से आते हैं और बाकी के बचे हुए 90 सवाल ये बायोलॉजी से आते हैं। क्योंकि नीट एग्जामिनेशन होता है, आगे आपको डॉक्टर बनाना है अपने छात्रों को, तो इसलिए आपको वैसे उनका आप इवैल्यूएशन करते हैं। अब इन सवालों के लिए एनटीए ने सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट बनाकर रखे। अब पहला नाम है पीवी कुलकर्णी का, जो एनटीए के केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है। दूसरा नाम है मनीषा हवलदार का, जो कि फिजिक्स की एक्सपर्ट थी। और तीसरा नाम है मनीषा मांढरे का, जो कि एनटीए के बायोलॉजी एक्सपर्ट है और बायोलॉजी का पेपर लीक करने का आरोप भी इन लोगों पर है। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट पर केमिस्ट्री का पेपर लीक करने का, फिजिक्स के एक्सपर्ट पर फिजिक्स का पेपर लीक करने का, और ऐसा ही आरोप बायोलॉजी के भी एक्सपर्ट पर लगा। सीबीआई इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। और एनटीए के सिस्टम में ये लीक कैसे हुआ वो आप देखें। इसका एक नमूना आपके सामने रखने जा रही हूं। मनीषा हवलदार, क्या नाम है? मनीषा हवलदार, जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब मनीषा हवलदार पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला कॉलेज में टीचर हैं। वो नीट की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था। मनीषा की पहुंच फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर तक थी। जब आप एक एक्सपर्ट को नियुक्त करते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि पारदर्शिता रखेंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, सीक्रेसी का पालन करेंगी, टीचर है, उनके प्रोफेशन को वो बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पहुंच वहां क्वेश्चन पेपर तक थी। सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि मनीषा हवलदार, जिसकी पहुंच एनटीए के प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर तक थी, उसने नीट एग्जामिनेशन से पहले पुणे की ही बायोलॉजी की टीचर मनीषा मंढारे को फिजिक्स के सवाल शेयर कर दिए। किसने? मनीषा हवलदार ने मनीषा मंढारे को दे दिए और सीबीआई ने 16 मई को फिर मनीषा मंढारे को गिरफ्तार किया। अब आप ये देखें, ये कहानी मनीषा की कहानी है। पेपर लीक मामले में सिर्फ 2 ही मनीषा शामिल नहीं है, बल्कि एक और मनीषा का नाम सामने आया। ये तीनों पुणे की ही रहने वाली है। एक का नाम मनीषा हवलदार, जो मैंने आपको पहले दिखाई, जो पुणे के फिजिक्स टीचर है। दूसरी मनीषा मांढरे हैं, जो बायोलॉजी की टीचर है। और तीसरी मनीषा वाघमारे, जो कि एक ब्यूटिशियन है। अब मनीषा हवलदार पर फिजिक्स का पेपर लीक का आरोप है, तो मनीषा मांढरे पर बायोलॉजी के पेपर के लीक का आरोप है। और ब्यूटिशियन, अब वो कहां से आ गई इसमें, अब वो आप समझिए। मनीषा वाघमारे पर आरोप है कि उसने इस पूरे रैकेट में एजेंट की भूमिका निभाई, यानी कि बिचौलिए का काम किया। अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स के साथ पेपर लीक करने वालों की डील कराने वाली मनीषा वाघमारे ही है। पेपर लीक के तारों को जब आप जोड़ेंगे तो यह पता चलेगा कि पेपर लीक की चौकड़ी पुणे में ही थी, पीवी कुलकर्णी से लेकर मनीषा वाघमारे तक। इससे जुड़े हुए कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रखूं, लेकिन अब मैं इस चर्चा को जरा खोलना चाहती हूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा है। आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत आपका भी। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही अंकित अवस्थी, आप एजुकेटर हैं, वो भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सवाल तो सबसे बड़ा आज इस वक्त सिद्धार्थ जी सरकार के सामने है,
एनटीए के सामने है। ये कैसा माफियाओं का नेक्सस तैयार कर दिया, ये किस तरीके से स्क्रूटनी की गई नामों की कि ये क्वेश्चन पेपर तक पहुंच बना सकती है, ये निष्पक्ष होगी, यहां से कोई लीकेज नहीं होगी। एनटीए कहता रहा कि कोई लीकेज नहीं होगी, हमने फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया, लेकिन ये मनीषा 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 का रैकेट सामने आ गया। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हम शुरुआत से जब से नीट की इस बहस में जुड़ रहे हैं, और जिस भी आपके चैनल को भी मैं साधुवाद देता हूं कि बड़ी डिटेल में हमने इस पर बहस करी और हमको चर्चा करने का अवसर मिला। हमने शुरुआत से एक बात कही कि एनटीए को जैसा मैंडेट हुआ था, राधाकृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस दी गई थी पिछली बार की घटना के बाद, हमारे पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में जिस कमेटी को बनाया गया था, एनटीए को मैंडेट था कि उसको पूर्णता के साथ 100% लागू करे। उस लागू करने की प्रक्रिया में बहुत से स्टेप्स ऐसे थे जहां पर जो लीकेज को आइडेंटिफाई पिछली बार किया गया था, जहां पे पोटेंशियल लीक हो सकता था, उसको एनटीए ने कर्व करने का प्रयास किया। अब पेपर सेट करना, उसके लिए टीचर की नियुक्ति होना, ये फर्स्ट स्टेप है। देश भर में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उसका एक क्राइटेरिया है, कहां से प्रोफेसर्स को लिया जा सकता है, किनको चुना जा सकता है, कौन इसमें पेपर सेट करने के लिए उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी इंटीग्रिटी को जांचना तो एक अलग ही पक्ष है, किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी नहीं ईमानदारी को जानना, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड, उनके एक्सपीरियंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी एजुकेशनल फील्ड में क्वालिफिकेशन, इसके आधार पर एनटीए उनका चयन करता है। मीनाक्षी, मैं एक चीज आपको आज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, हमने पहले दिन से एक बात कही थी, हमने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यह जांच सौंपी, अंदर से लेकर के बाहर तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो इसमें शामिल होगा वो बाहर निकल करके आ पाएगा। ये जो चर्चा आज हम जिन नामों की कर पा रहे हैं, ये नाम भी सीबीआई की इंक्वायरी के बाद निकल कर आए हैं। हमने इस बात को स्पष्टता से कहा था कि अंदर से अंदर बैठा व्यक्ति और बाहर से बाहर बैठा व्यक्ति, सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है, पेपर लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो व्यक्ति होगा मैंने मान ली, मैंने सिद्धार्थ जी मान ली आपकी मंशा, मैंने मान ली आपके शिक्षा मंत्री की मंशा, मैंने मान ली सरकार की और एनटीए की भी मंशा कि जो जो रिकमेंडेशन थे उन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया। अब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है? जब इतने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य एक बार आपने संकट में डाल दिया। अब जिसने पिछली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बिना लीक के प्रदर्शन किया था, जिसके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था, जिसने अपनी तैयारी के बलबूते पर किया था, उसके सामने तो एक संकट आ गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि किस तारीख को होने वाले पेपर में उसने उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा या वो आगे करेगा? ये एक सवाल तो है ना। निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब बाकी मेहमानों के पास सिद्धार्थ जी जाना चाहती हूँ। अब सवाल कोई छोटा उत्तर देने दीजिए, फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि प्रश्न सरकार से ही है सबसे बड़ा। मुझे पता है बाकी लोग भी क्या कहेंगे। उससे बड़ा भी एक प्रश्न है, जिस प्रकार का मेंटल टोल छात्र झेलते हैं, या जिस प्रकार का एक चुनौती छात्रों के लिए है जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, सरकार उससे भली भांति उससे अवगत भी है, उसके लिए संवेदनशील भी है। 21 तारीख को छात्र बिना किसी सोच के विचार के जाकर के पेपर दें, सरकार पूरी शुचिता के साथ इस पेपर को कराने का काम करेगी। यह हमारी गारंटी है, कमिटमेंट है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, आप इस बात से आप अग्री करेंगी, जो छात्र काबिलियत रखता है, जो छात्र पोटेंशियल रखता है, उस छात्र को कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरे प्रक्रिया में पेपर कैंसिल करना, ये उसी निर्णय को लेकर के किया गया है कि एक भी मेधावी छात्र की सीट को कोई पैसे वाला, कोई मनी बैग वाला ना लेकर के जाए। मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकती हूँ कि जो काबिलियत रखेगा उसकी काबिलियत सामने आएगी ही, वो एक बार नहीं 10 बार भी पेपर देगा। लेकिन मेंटल ट्रॉमा होता है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती। हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं सर, आप भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, और ये प्रेशर जो है हम समझते हैं, ये प्रेशर हम समझते हैं। अब मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। लीक है, सिस्टम भी वीक है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है? कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता है? आज बड़ा सवाल ये भी तो है। आज ये 3 मनीषा मैडम हैं, हो सकता है कोई और 3 निकल कर आ जाएंगी, कोई नया मोटे गांव का रैम सर निकल कर आ जाएगा, कोई नया शुभम खेरनार निकल कर आ जाएगा, कोई नया धनंजय लोखंडे बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये, सिस्टम को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? धन्यवाद मीनाक्षी जी। और देखिए,
भारतीय जनता पार्टी गलती भी मान रही है और गलती मान भी नहीं रही है। इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। एनटीए बना क्यों था, इसका उद्देश्य पहले समझिए और उस समय की क्लिपिंग देखिए और उस समय मोदी सरकार ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि सीबीएसई बोर्ड और एआईसीईटी जो देश के बड़े एग्ज़ाम जैसे आईआईटी था, जेई था, एमएनआर था, एआईपीएमटी था, सीबीएसई के होते थे, ये अलग अलग तरीके से कराते थे। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से अब एक एजेंसी बनेगी और उसके फ़ायदे गिनवाए गए। पहला फ़ायदा कहा कि एक प्रोफेशनल एजेंसी बनेगी जो इस देश के सारे एग्ज़ाम करवाएगी। दूसरा फ़ायदा गिनवाया कि एक लीक प्रूफ एजेंसी होगी, हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और तीसरा बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी कि कहीं एआईपीएमटी का लीक हो गया, कहीं पे उसने गड़बड़ी कर दी, कहीं पेपर इधर हो गया। और चौथा का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। 2017 में ये बिल लेके आए, इस बिल को पास किया गया, 2018 में काम हुआ, 2019 में कोविड और 19 और 20 में कोविड से हम लोग परेशान रहे तो इस तरह के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। फिर 2020 आया, जेई 2020 का एग्ज़ाम के दौरान ही कुछ सवाल ऑनलाइन लीक हो गए और सेशन 1 में ही लीक हो चुके थे। फिर 2021 में आया, हैकिंग के मामले आए जेई मेंस के 2021 के पेपर में। फिर 2024 में यूजीसी नेट का जून 2024 का पेपर लीक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीआई को सौंपा, आज तक नहीं पता है। फिर नीट 2024 यूजी का बिहार झारखंड से पेपर चोरी हुआ, ओएसिस स्कूल स्ट्रांग रूम से फोटो खींचकर बेचा गया, सीबीआई जांच की, कुछ छात्रों को रीअरेस्ट किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2025 में तो ये हालात हो गए कि उन्होंने कहा हाँ भाई गलती हो गई, लीक हो गया, सीबीआई हो गया, सबको 720 में 720 नंबर दे दो। आपको याद है ना देश में कितने लोग 100% मार्क्स में लेके आए थे पहली बार। और 2026 नीट यूजी का फिर से पेपर लीक हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहने वाले लोगों को शिक्षा के प्रति, इस देश के युवा के प्रति ये संवेदनहीनता है इनकी। और कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये वैसे ही ठीक कर देंगे जैसे रुपया ठीक करने आए थे 2014 में, जो डॉलर के मुकाबले 60 था, आज 96 में लुढ़का पड़ा हुआ है और इन्होंने सब ठीक कर दिया है। ठीक सर, सब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं आपको सरकार की मंशा पर संदेह है, आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार से सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। अब अंकित अवस्थी हमारे साथ एडुकेटर ही जुड़े हुए हैं, मैं अनमोल जी आपके पास और तहसीन जी आपके पास। इसके मैं पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा मैं चाहती हूँ कि इस पे क्या करेक्शन हो सकता है, सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, और सरकार की भूमिका अगर सिस्टम बनाने की है तो विपक्ष की भूमिका सिस्टम को चेक करने की है। तो एक हम प्रोडक्टिव डिस्कशन में जाएं रादर देन हम एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चले जाएं। तो मेरा सवाल आपसे अंकित अवस्थी जी ये है कि सरकार अगर एक अच्छी मंशा के साथ काम करने की कोशिश कर रही है तो फिर इस लीकेज से कैसे बचेगी, जहां पर पेपर तैयार करने से लेकर उसे छापने वाले से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले से लेकर और जिन सेंटर्स पे परीक्षा करवाई जा रही है वहां तक इतना बड़ा लीकेज है, इतने लूप होल्स हैं कि आप कहां पर आप उसकी बैंडेजिंग करेंगे, कहां उसे ठीक करेंगे। तो आप सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तो छोटी छोटी लीकेजेस इतने बड़े लीक में तब्दील हो सकती हैं, ये हम देख रहे हैं। तो तरीका क्या हो सकता है, ये कैसे ठीक होगा? धन्यवाद मैम। और आज की जो घटना घटी है जिसमें टीचर्स का नाम आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के नाते यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूं, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि लुटेरों को क्या अंजाम दें। इस दौर ए वक्त में घर का नक्शा घर वालों ने ही थमा दिया था। मैम कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टीचर कम्युनिटी के साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि पेपर लीक करने वालों में एनटीए के पेपर सेटर थे, लेकिन यहां पर एक बात बहुत बड़ी है और वो ये कि इन पेपर सेटर्स को भी सेलेक्ट करने वाले एनटीए के ही लोग थे। ये बात फिर से एक बात जाननी जरूरी है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश ने ना जाने कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस देश ने लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके इसरो की चढ़ाइयां चांद से लेके ना जाने क्या कुछ कर डाला है। हम लोग बहुत साइंटिफिकली एडवांस मॉडर्न हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में अपनी पहचान और नाम बना रहे हैं।
आज जिन डॉक्टर्स का चयन ये एनटीए करने जा रहा था, अगले 50 साल वो लोग डॉक्टर बन के इस देश के ही स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले थे। मुद्दा यह है कि इन पेपर्स के माध्यम से जिन डॉक्टर्स का चयन होना था, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पढ़ के डॉक्टर बनना था, उनके लिए हमने सुचिता नहीं बरती। हमने शायद इस बात को इतना महत्व नहीं दिया कि इस बात को कितना अच्छे से किया जा सकता है। मैं बार बार डे वन से एक ही बात कहता आया हूं कि अगर हमारा इंटेंट इस पेपर को कराने का सही हो जाए तो मजाल है कि मच्छर भी इसके अंदर घुस जाए। अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया। नहीं मैम, हो क्या रहा है ना कि सरकार अपने स्तर पर समझती है कि हम परीक्षा आयोजन करता है, और बार में अभी थोड़े दिन पहले आपने एनटीए चीफ का भी बयान जो अभी कमेटी के सामने उन्होंने दिया कि हमारे स्तर पर लीक नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमने हॉरिबल जब पूरी परीक्षा स्टेटमेंट था। आयोजित कराई। मैम आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हॉरिबल स्टेटमेंट था। अगर एनटीए से लीक हाँ नहीं हुआ, अगर उनके सिस्टम में खामी कहाँ नहीं हुई, तो क्या कहीं आसमान से छेद हो गया, सुराख हो गया? बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लें। वो किस तरह से बात रखना चाह रहे थे कि हम तक आया, हमने आगे चलाया, हमसे कुछ नहीं हुआ, बनाने वाले स्टेज पर हो गया। मतलब उन्हें यह नहीं पता कि इस एग्जाम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वाया यू है। अगर बैकवर्ड लिंकेजेस से भी लीक है तो वो जिम्मेदारी लेने की, अकाउंटेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी आप पर आती है। खैर, अब सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें, क्योंकि मैं अब राजनीतिक डिस्कोर्स में एंट्री नहीं करूंगा। मैम देखिए, पेपर में बहुत स्पष्ट रूप से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही आसान आसान से 3 सब्जेक्ट जो 11th-12th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें चैप्टर्स हैं। आजकल कोचिंग तक में मैम जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग इस समय इस देश के अंदर चल रही हैं, अच्छी कोचिंग से मेरा मतलब है जो बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से जी अध्यापन का जी। कार्य कर रही हैं, उन तक ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं। सब्जेक्ट में भी चैप्टर स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं कि अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी है तो वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएगा, टेक्सोनॉमी वाला टेक्सोनॉमी पढ़ाएगा, मोशन में किसी की अगर स्टेप वो है तो वो वही सब चैप्टर पढ़ाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप देश के लिए 1.25 लाख डॉक्टर एट ए गो चूज करने वाले हैं, तो क्या आप 50 टीचर 50 चैप्टर के लिए नहीं रख सकते थे? पहला काम। दूसरा, हमारे देश के अंदर जब एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन होता है, यह जानने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसका प्रभाव हम पर कितना हो सकता है। मैम मैं आपके सामने 5 मिनट के अंदर, अगर मैं कभी स्क्रीन शेयर कर पाया तो दिखाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट के इतने रैंडम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं सिंगल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। आप सब्जेक्ट के लिए भी डालिए कि आप कमेंट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर डालिए कि एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 डालिए और उसके अंदर 10 अलग अलग सेट बनाइए, तो एआई आपको बना के दे दे रहा है। मतलब समझिए मैं दो बातें, क्योंकि फिर बात तो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर हम उन बिंदुओं पे बात नहीं कर पाएंगे जो बात आपने उठाई है। तो पहली बात देखिए, मुझे सिद्धार्थ जी फिर आपके पास इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि आज का ये जो पूरा पैनल है वो 1 वर्सेस ऑल है, क्योंकि बात केवल सरकार से ही सवाल की है और आपसे ही सवाल ये पूछा जाएगा। तो जो बात अभी अंकित अवस्थी कह रहे हैं कि एनटीए सिलेक्टर्स ने ही चीटर्स को सिलेक्ट कर दिया, अब क्या बैकग्राउंड चेक ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या एनटीए ही बिक गया, या एनटीए के अंदर ही इतना बड़ा लूप होल है कि आपने ऐसे लोगों के बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया जो कि खुद इस लीकेज में शामिल है। सिद्धार्थ जी देखिए मीनाक्षी जी, पैनल आज का आपका ऑल वर्सेस वन नहीं है, ऑल वर्सेस नन है। और मैं भी आप ही के साथ खड़ा हूं, सरकार भी आप ही के साथ खड़ी है, सरकार देश के छात्रों के साथ ही खड़ी है, सरकार देश के युवाओं के साथ ही खड़ी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था एनटीए की भी जवाबदेही को तय किया जाएगा। हमने एनटीए छोड़ी है, हमने, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम उस जवाबदेही पर खड़े उतरने चाहिए। मैं आपको फिर दोहराता हूं, देखिए पिछली बार जब ये घटना हुई, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी का उद्देश्य एक ही था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग लिए गए, देश भर के लोग लिए गए, प्रोफेसर गुलेरिया स्तर के लोग उस कमेटी का हिस्सा थे। उस कमेटी ने पूरी प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग 50 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर लीक की पॉसिबिलिटी है, जहां पर पेपर जाता है, कहीं पेपर रिसीव होता है, कहीं पेपर सेट होता है, कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं छात्र उसको खोलता है, 50 लगभग स्टेप्स होंगे। उनने सभी स्टेप्स का असेसमेंट किया, उन्होंने हर स्टेप पर अपना सुझाव दिया कि यहां पर क्या किया जा सकता है कि इस लीक को स्टॉप किया जाए। उसमें पेपर सिलेक्शन कौन करेगा उसको लेकर के भी सुझाव था। एनटीए को यह मैंडेट दिया गया कि जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो उनका सुझाव आया उसको आप 100% लागू करिए, उसमें जिस प्रकार का क्राइटेरिया चुना गया है, जिस प्रकार के लोग चुने गए उसको लागू करिए। अब देखिए मीनाक्षी जी, क्या है समस्या, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। 2024 से पहले हमारे देश में पेपर लीक कोई घटना ही नहीं मानी जाती थी।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस बात को। पेपर चीटिंग कोई घटना ही नहीं मानी जाती थी, मास चीटिंग हुआ करती थी, कोई घटना नहीं मानी जाती थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? 70 सालों में हम एक कानून नहीं बना पाए, हमारी सरकार लेकर के आई पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। अभी जितने के नाम आप दिखा रहे हैं, जब इनका प्रोसिक्यूशन पूरा होगा, जब ट्रायल पूरा होगा, 10 साल की सजा, 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन, ये हमारी सरकार लेकर के आई। कभी नहीं था 1 साल की सजा, 6 महीने की सजा, पेपर लीक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि तो उल्टा भी था। मैं आज बिल्कुल कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। कुछ सरकारें जो पेपर लीक के खिलाफ कानून आया था उनको वापस भी लेकर के गई। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उनके प्रवक्ता मौजूद है यहां, फिर भी नहीं ले रहा। कारण यह था कि पेपर लीक बड़ी छोटी घटना थी, पेपर लीक मास चीटिंग होना सामान्य घटना थी। अब सरकार के लिए वो घटना नहीं बची। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप कितने भी कानून बना दें, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उस कानून की जो औचित्य है वही खत्म हो जाता है, वो केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, मेरे अभी 2 गेस्ट और हैं जिनके पास अभी जाना बाकी है। तहसीन जी, मैं अनमोल जी आपके पास आऊं। से पहले तहसीन जी, अगर सरकार ये कहे कि उनके विल में कहीं कोई कमी नहीं है, एनटीए कह रही है कि हमने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही पूरा सिस्टम बनाया, तो बड़ा सवाल तो ये है कि सिस्टम में लीकेज है और आप इसे लीक प्रूफ नहीं बना पाए। अकाउंटेबिलिटी कहीं तो तय हो रही है, वो एनटीए की तय हो रही है, वो शिक्षा मंत्रालय की अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, और जो अभी अंकित अवस्थी कह रहे थे कि सॉल्यूशन है आपके पास, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, व्हाई कैन नॉट यू गो टोटली डिजिटल? आप उसे पूरी डिजिटल प्रक्रिया क्यों नहीं बना पा रहे हैं? थैंक यू मीनाक्षी जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। ये हम सब साथ साथ नहीं है। अगर हम सब साथ साथ होते तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, और वो महज इसलिए इस मुल्क के एजुकेशन शिक्षा मंत्री है क्योंकि वो एक नेपो चाइल्ड है, जिनके पिताजी अटल जी के कैबिनेट में मंत्री थे, इसलिए उनके शिक्षा को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो इस मुल्क के शिक्षा मंत्री नहीं होते 2024 के बाद। अब आते हैं टेक्निकल बातों के ऊपर। सिद्धार्थ भाई ने कहा हमने सारे रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए। रिकमेंडेशंस के अंदर लिखा हुआ था कि एनटीए को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से निकालते स्टैट्यूटरी पावर्स दिया जाएगा। ये रिकमेंडेशन को जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सब लोग यहां डरते हैं नाम लेने को, मैं नाम लेता हूं। एडुकेटी, कैसे उनको टेंडर मिला जब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, 2022 में ब्लैक लिस्टेड हुई। इनका आप सिर्फ निकालिए इनका इतिहास क्या है, इनको टेंडर कैसे मिला, किसने दिया इनको टेंडर। हिम्मत है बात करने की, लाइए धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने और इस पर चर्चा करते हैं। फादरली मदरली स्टेटमेंट्स मना दे हमें। 23 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, 23 लाख बच्चे। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जितने भी नेता है हर पार्टी के, इनके बच्चे विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहां पर हमारे बच्चे को रह जाते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे आई ये फॉर्म अंदर इस टेंडरिंग प्रोसेस में? रूल्स चेंज किया गया, बात करने उन रूल्स के ऊपर। मैं बताऊं कौन से रूल्स चेंज किए गए इनको अकोमोडेट करने के लिए। अरे कोई तो पूछो, ये 170 रुपया पेपर कलेक्ट करने का ले रहा है, जबकि टीसीएस 350 ले रहा। मैं कोई टीसीएस का सपोर्टर नहीं हूं, मुझे टीसीएस पसंद भी नहीं है एज अ कंपनी। तो ये कैसे हो सकता है? क्या इसमें लॉजिकल है? और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन लोगों के हाथ में है जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। मैं नहीं कह रहा बीजेपी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से। ये सच्चाई है इस देश की, और इसको चेंज नहीं करना है। किसी भी और मुल्क में 2024 के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे व्यक्ति को निकाला जाता, एनटीए के टॉप बॉसेस पे एक्शन हुआ था। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने 1 हफ्ते पहले भी इंडिया टीवी पे कहा था, सिद्धार्थ भाई थे, आज भी कह रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद वापस बोलूंगा, ना धर्मेंद्र प्रधान जी पर कुछ होगा, ना एनटीए के टॉप बॉसेस पे कुछ होगा। वो 23 लाख बच्चे बेचारे, उनकी जिंदगी बर्बाद होगी, और नेता के बच्चों का कुछ नहीं होगा। ये विदेश जाएंगे, अच्छी से अच्छे पद में जाएंगे, अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स बॉडीज में जाएंगे। जी, अनमोल जी भी अब इंटरवीन कर रहे हैं। अनमोल जी, देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 2024 के बाद लीकेज को आइडेंटिफाई किया, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है लीक को लेके। तो अगर आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो 10 साल में 93 से ज़्यादा पेपर लीक क्यों हुए? फिर आपने कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्टाचारियों और उपद्रवियों की जो जमात है, इसके लिए शिक्षा कभी प्राथमिकता नहीं रही। यही कारण है कि इन्होंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में केवल 2% बजट आवंटित किया, सारे सरकारी स्कूल बंद करा दिए, प्राइवेट स्कूल मनमानी से अपनी फीस बढ़ाते हैं, लेकिन ये कभी भी चाहते नहीं है कि गरीब का बच्चा बढ़ पाए, गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। इसीलिए शिक्षा माफियाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा मिलीभगत रही है। 2024 में जो सरगना था
सुशील चौहान करके नाम था उसका, सुशील मुखिया, उसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की थी। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल सीबीआई की जांच बैठती है, हर साल आप कहते हो कि जी हमने इतनी सारी अरेस्ट कर ली, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कोई गिरफ्तारी करके किसी को सजा क्यों नहीं हुई आज तक, ये आपको बताना चाहिए। फिर आपने कहा कि भाई आपने खुद ही कह दिया है तो कि 10 साल 2024 से पहले तो पेपर लीक को कोई घटना ही नहीं माना जाता था, तो मतलब आपकी भी सरकार जो है पेपर लीक को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। आप कह रहे हो आप कानून लेके आए, लेकिन ऐसे कानून का क्या फायदा जिसमें जो है आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। भाई आप अगर नहीं, आप कहते हो कि हम तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, आप पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे, आप बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हो। और सबसे बड़ा प्रमाण आपकी नाकामी का, आपके निकम्मेपन का यह है कि आप ही के अधीन आने वाली संस्था एनटीए के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी और डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह 2 दिन पहले संसदीय समिति के सामने कहते हैं कि जब तक सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो आज भाजपा के प्रवक्ता पूरे देश को यह आश्वासन देके जाएंगे, पूरे देश को, क्योंकि ये बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, ये आज बता के जाएंगे कि कौन सी तारीख में प्रदीप जोशी और अभिषेक सिंह को जो है बर्खास्त करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये कहने के लिए कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी, आपका जवाब। देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर से कहता हूं, मैं आज राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जिस प्रकार के भाषा भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा जरूर कर देता हूं। मैं कोई राजनीतिक बयान या उनको कोई पलटवार नहीं देना चाहता। भाई ये जवाब दे दीजिए कि उन्हें कब बर्खास्त किया जाएगा, ये दरखास्त है। मेरे ख्याल आपने प्रश्न पूछा मेरे से, आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। मैं तो आपका राजनीतिक पलटवार भी नहीं कर रहा, पर जो राजनीतिक रोटी सेकने का एक अवसर तलाशा जा रहा है, इस आपदा में अवसर मत तलाशिए। मेरा इतना आग्रह है आपसे, ये छात्रों के भविष्य की बात है। आप लोगों को हो सकता है कि बहुत अच्छा राजनीतिक अवसर लगाओ, आप उसमें जाएंगे, रुपये की बात करना चाहेंगे, आप उसमें गरीब के बच्चे मत करिए। देश का शिक्षा बजट सबसे ज्यादा है आज तक, 2014 के पहले का शिक्षा बजट और 2014 के शिक्षा के बजट, मेरे पास एब्सोल्यूट फिगर्स है अनमोल जी सामने, आप कहेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा। 2% है, 2% होता था 2%। अरे अनमोल जी, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, आप गलत जगह फंस जाएंगे। जीडीपी का नहीं, बिल्कुल गलत नहीं फंसेंगे, बिल्कुल ठीक फंसेंगे। हमें पता है लाखों स्कूल बंद करवा दिया आपने सरकारी। सुनिए ना अनमोल जी, आप उसके बाद बोल लीजिएगा, मेरे 5 मिनट, मेरे 2 मिनट के बाद आप बोल लीजिएगा। पहले 2014 के जीडीपी का साइज क्या था, उसका 2% क्या था, और आज 2% क्या है। एब्सोल्यूट फिगर पढ़ देता हूं, लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ हमारी सरकार में क्रॉस हुआ, 1 लाख करोड़ कभी नहीं हुआ था भारत के इतिहास में। तो वो आप राजनीतिक बयानबाजी करके इशू को डाइवर्ट मत करिए। देखिए मीनाक्षी जी, इशू ये है कि अगर सरकार के सामने ऐसी घटना आई, सरकार ने उस पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, हम नया कानून भी लेके आए, बहुत नया कानून है 2024 का, और हम चाहते नहीं, ये जो जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, ये 1 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की घटना नहीं है। इट इज अ सोशल इविल जिसके खिलाफ भारत लड़ रहा है, सालों सालों से लड़ रहा है, और इसको नरेंद्र मोदी जी ही इरेडिकेट करेंगे। जैसे हमने 370 हटाया, इसको हम ही हटाएंगे। क्या होता था टीएमटी पीएमटी के समय में, क्या होता था उससे पहले, जब बड़े बड़े गिरोह बैठा करते थे, कभी मास चीटिंग का काम था, कभी मास लीकिंग का काम था, कभी पेपर लीक का काम था। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल इविल, और उस सोशल इविल के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार की कन्विक्शन की आवश्यकता है। वो समाजवादी पार्टी ही थी और उनके प्रवक्ता आशुतोष ही थे, तो इसलिए आशुतोष इस बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। आशुतोष जी बताएं। मीनाक्षी जी बस एक बार इनसे ये जवाब ले लें कि वो मैंने नाम नहीं लिया था मीनाक्षी जी, और डायरेक्टर जनरल को कब ये बर्खास्त करेंगे, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की। वो तो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, एक बार जवाब ले लीजिए प्लीज इनसे। डॉक्टर किसी ने नहीं कहा, देश के शिक्षा मंत्री का बयान आ जाता है तो उसके बाद अनमोल जी आपको, मेरे को नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। भाई साहब, संसदीय समिति के सामने उन्होंने बयान दिया, बोलने का प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। आशुतोष जी देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोलते हैं ये शुद्ध राजनीति है, और जब भी आप पीछे झटके खाते हैं तो आप दूसरों से कहते हैं आप राजनीति ना करो। याद कीजिए, जब आप नोटबंदी करने आए थे तो क्या बोला था, ये देश में आतंकवाद खत्म करने की बात है, आप राजनीति मत कीजिए, ये देश की बात है, और औंधे मुंह गिर गए थे। उसके बाद 2000 जब किसानों के बारे में हम लोग लड़ रहे थे, आप बात मत कीजिए, विकसित भारत की बात है, 3 कानून से देश बदल जाएगा, अनाज का सरप्लस भंडार हो जाएगा, हम 2047 में जा रहे हैं, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जा रहे हैं, राजनीति मत कीजिए। और फिर धड़ाम से गिर गए। फिर जब गैस की प्रॉब्लम आई तो आपने कहा नहीं नहीं, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप राजनीति मत कीजिए, देश की बात है।
फिर ऑपरेशन सिंदूर देश की बात है, और आज जब हम लोग लगातार एनर्जी क्राइसिस में हैं तो बता रहे हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई है, और अब जब हम लोग छात्रों की बात कर रहे हैं तो देश की बात है। लेकिन ये कब सर तक ईरान झूठ बोलते रहोगे? ईरान इजराइल और अमेरिका की लड़ाई तो है शर्म ना आनी डॉक्टर चाहिए आशुतोष आपको। जी। एक मिनट लड़ाई तो है ना पेट्रोल डीजल के दाम। नहीं सिद्धार्थ जी एक मिनट, आशुतोष जी अभी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो है ना सर। मेरी बात पूरी हो जी। हाँ अब देखिए मैं बताता हूँ, मैं बात वो भी आता हूँ, मैं आपकी बात भी आता हूँ। ये कुछ नहीं है इनके पास। स्मृति ईरानी 2014 में बनी थी, 2015 में 2016 तक रही, प्रकाश जावड़ेकर 2016 में आए, रमेश पोखरियाल 2019 में आए, धर्मेंद्र प्रधान 2021 में आए। और ऐसा थोड़ी कि एनटीए की वजह से हो गया। पहले तो बता दूं एनटीए की उत्पत्ति मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी। आईआईटी और सीबीएसई के डायरेक्टर्स ने एनटीए मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी एजेंसी चाहते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसको अधिवेशन बनाया गया। 2016 में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तब आपके वहाँ बजट प्रस्तुत हुआ था। तो आप मत बताइए भाजपा ने क्या किया है। दूसरा, 2014 आते ही 2015 में एआईपीएमटी लीक हो गया जब एनटीए नहीं बना था। 2016 में नीट पीजी का सेकंड फेज का पेपर लीक हो गया ऑल इंडिया लेवल पे, तब एनटीए नहीं बना था। 2018 में क्लास 10th का मैथ्स का और क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर पूरे ऑल इंडिया लीक हुआ, तब एनटीए नहीं बना था। और उसके बाद तो मैंने आपको लिस्ट गिना दी है। तो किसको झूठ बोल रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा से कोई मतलब नहीं। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ, जो आपने आप बताया, इसका उत्तर और दें। तत्कालीन नकल लोधी भी आता हूँ। जी जी आपने बोला कि समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थ जी आप इसका उत्तर दें। उन्होंने तो लीक की पूरी लिस्ट गिना दी। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे तो समझ नहीं आया कि आशुतोष जी कौन सी बात कहना चाह रहे थे। पहली बार जब वो बोले तब बोले कि एनटीए बना इसलिए सारी गड़बड़ हुई, दूसरी बार बोलते बोलते बोले एनटीए तो मनमोहन सिंह ने बनाया। कैसे आप कहना क्या चाहते हैं? और दोनों ही बातें गलत है, मैं आपको बता देता हूं। आप समझ नहीं आशुतोष जी 2016 मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके अंदर कुवत ही नहीं है कि आप पेपर लीक रोक पाए। ठीक ठीक ठीक, सरकार के ऊपर आपके आरोप आ गए, सिद्धार्थ जी का जवाब आने थे। अब मीनाक्षी जी 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट आई, उस लैंडमार्क जजमेंट के बाद एनटीए का गठन हुआ। ये बात आशुतोष जी को शायद नहीं पता होगी। 2016 से पहले देश के अंदर जितने भी परीक्षाएं होती थी उसमें अलग अलग, मैं सरकारों का तो उल्लेख ही नहीं कर रहा। मैंने आपको बोला कि मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। मेरे पास यूपीए की लिस्ट रखी हुई है, समाजवादी पार्टी के समय की उत्तर प्रदेश की लिस्ट रखी हुई है। मैं नहीं बोलूंगा, ये विषय नहीं है आज का। 12 साल से आपकी सरकार है, आप पिछली सरकारों का काम क्यों गिनाएंगे? मैं उल्लेख ही नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उल्लेख नहीं कर रहा, पर मैं आपको व्यवस्था की समस्या बताना चाहता हूं। 2016 से पहले अलग अलग पेपर्स अलग अलग प्रक्रिया में हुआ करते थे, अलग अलग स्थानों पे हुआ करते थे, उसमें अलग अलग कठिनाई आती थी। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एक केस में बहुत लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद एनटीए का गठन किया गया। इसीलिए किया गया ताकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, सुधार होते रहने चाहिए। कोई ऐसी हम बॉडी को लेकर के आए जो लीक को कम कर सके। वो बॉडी आई, उसमें भी सुधार हो रहे हैं, रिकमेंडेशन आई, उसमें भी लीक हुआ। ये बस कह रही हूं आपसे कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। समस्या ये है अंकित जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर हो रहा है और आपकी मंशा भी अच्छी है, मैं फिर ये कह रही हूं कि आप 100% ईमानदारी से अगर कर भी रहे हैं तो वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, लीक पर लीक हो रहा है। और जिस तरीके का ये नेक्सस इतना डीप रूटेड है, ये बता रहा है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज इनकम्पिटेंट। अंकित अवस्थी जी, मैम यही बात है कि हर बार जब भी सरकारें रही हैं इतिहास से लेके अब तक, वो अपनी उपलब्धियां दूसरों से हम बेहतर कैसे हैं यही बताने में निकाली हैं, लेकिन उस बेहतरी में एब्सोल्यूट सेंस में बच्चों का बेहतर हुआ ये होता दिखा नहीं। 24, 25, 26 इस बात के नमूने बने हैं। 24 का पेपर लीक होना और 26 में इस तरह की घटना का होना और एनटीए चीफ का बयान निश्चित ही उन छात्रों के दिल पर एक बड़ा पत्थर की तरह गिरेगा जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि एनटीए और कुछ नहीं तो मोरली तो एक्सेप्ट करेगा ही कि चलो यार गलती हमारे पार्ट पे तो हुई। खैर फिर भी हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं और हमारे स्तर पर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिक्षक अभिभावक हैं, वो उम्मीद अभी भी सरकार से लगाते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सरकार उन्हीं ने निर्वाचित की है। ऐसे में निर्वाचित सरकार से उम्मीद ये है कि आपको जब सजेशंस उपलब्ध हैं, चाहे राधा कृष्णन समिति के हों, और आज के समय में बदलते वक्त में आज कितना आसान है। बार बार मैं एक बात बोलता हूं कि हमारे पेमेंट्स को एनक्रिप्टेड करके रखा जाता है। व्हाट्सएप जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मैसेज दे रहा है वो तक एनक्रिप्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। करोड़ों मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। हम क्यों नहीं एआई के रैंडमाइजेशन से पेपर बनाएं? हम क्यों नहीं लास्ट मिनट तक डिजिटल अनलॉक लगाएं? क्यों नहीं हम एआई असिस्टेड रैंडम असेंबली करें? क्यों नहीं हम क्वेश्चंस के पूरे की पूरे क्वेश्चन
बैंक बना करके सेंटर ओरिएंटेड तरीके से उनका सीक्वेंस जनरेट करें। क्यों नहीं हम एक सेंटर पर जो सेंटर सीक्वेंस गया है वो अलग पर निकाल कर ले आए। ये अल्टीमेटली बात मंशा में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की है। मैम बार बार मैं कहता हूं कि 5 साल के लिए विधायक और सांसद चुनते समय हम सीआरपीएफ का गठन कर सीआरपीएफ का एग्जीक्यूशन करते हैं और 50 साल तक जो हमारे देश की सेहत का ख्याल रखेंगे उनके लिए हम टेंडर प्रक्रिया पर बने हुई वो समिति के स्तर पर बनी हुई हम एनटीए के हाथों जिम्मेदारी सौंपते हैं। सोचने की व्यवस्था की आवश्यकता मैं है। आज आप ही के इसी थॉट के साथ अपने सभी पॉलिटिकल मेहमानों को मैं यहीं पे विदा लेती हूं कि आप जरा सोच के देखिए कि हम एआई भारत की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के क्या सपने को हम पूरा कर पा रहे हैं कि आज भी अगर हमारी परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं तो सिस्टम की खामी है या ये सिस्टम बनाने वालों की खामी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।